तो प्रधानमंत्री को अभी आपने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें देश में सारी राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को बुलाया था, उनके अध्यक्षों को बुलाया था। और ये जो बैठक थी ये चीन के बारे में थी और प्रधानमंत्री ने सारे नेताओं से उनकी राय जानी है और उन्हें चीन के बारे में पूरा अपडेट किया है कि चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद चल रहा है उस पर सही स्थिति क्या है। और जो उन्होंने आज ऑल पार्टी मीटिंग में, सर्वदलीय बैठक में जो उन्होंने बताया बाकी के नेताओं को, वही इस समय हम आपको सुनवा रहे थे। गलवान घाटी में चीन के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 2 बार बोल चुके हैं। 2 महत्वपूर्ण बयान उन्होंने दिए हैं। पहला महत्वपूर्ण बयान उन्होंने 2 दिन पहले दिया था जब उन्होंने कहा था कि भारत के सैनिकों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उस दिन भी उन्होंने कड़े शब्दों में यह बयान दिया था और बताया था कि भारत हर एक्शन के लिए तैयार है। और आज शाम को उन्होंने देश को एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी दूसरे का कब्जा नहीं है। तो बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने जो आज कही हैं वो आप सबके लिए भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत तरह के हमारे देश के कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत तरह के आपके पास भी अलग अलग वर्जन्स आ रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री ने पहली बड़ी बात कही है वो ये कि हमारे किसी इलाके पर, किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा नहीं है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत की सीमा में ना तो कोई घुसा है और ना ही हमारी कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो यह बड़ी बात है जो देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताई है कि हमारे किसी पोस्ट पर और किसी इलाके पर किसी दूसरे देश ने कोई कब्जा नहीं किया है। यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप इसको जान लीजिए। और प्रधानमंत्री ने यह बात आप सबको बताई है। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी वीरता को याद करते हुए कहा कि हमारे वीर जवान उन्हें सबक सिखाकर गए हैं। उन्हें मतलब चीन के सैनिकों को सबक सिखाकर गए हैं जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था। इस बयान को भी ध्यान से सुन लीजिए। जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, हमारे 20 वीर जवान उन्हें सबक सिखाकर गए हैं। सबसे पहले आपको सर्वदलीय बैठक में हमने प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, हम आज सबसे पहले आपको वही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों के नेताओं से कहा कि देश की रक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक हमारी सेनाओं को जो करना है, जो कदम उठाने हैं, वो कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि आज देश के पास वो क्षमता है कि हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी कोई देख नहीं सकता। प्रधानमंत्री का यह संदेश किसी चेतावनी की तरह है कि भारत की सेनाएं सीमा पर अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ मूव करने में सक्षम है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को प्राथमिकता दी है। इससे सीमा पर हमारी पेट्रोलिंग की क्षमता पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से ही सीमा पर हो रही गतिविधियों के बारे में अब हमें समय पर पता चलता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पहले हमारे पास ना तो सड़कें थीं उस इलाके में, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था और चीन की सेना वहां कहां घुस आती थी, कहां टहलने के लिए निकल जाती थी, हमें कभी पता ही नहीं चलता था क्योंकि हम वहां पर पहुंच ही नहीं सकते थे। अब हमने वहां पर पहुंचना शुरू किया है, अब हमने वहां पर निगरानी करनी शुरू की है, तो अब हमें पता चलता है कि चीन की सेना वहां क्या कर रही है। पहले जिन इलाकों तक हमारे सैनिकों की पहुंच ही नहीं थी या उनकी नजर ही नहीं पड़ती थी, अब उन इलाकों तक पेट्रोलिंग हो रही है। और चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर जिन लोगों को पहले कोई पूछता नहीं था, पहले कोई रोकता नहीं था, टोकता नहीं था, उन लोगों को अब हमारे जवान कदम कदम पर रोकते हैं, टोकते हैं और इसी से दूसरे लोग परेशान हैं। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है।
लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम अपनी संप्रभुता पर कभी कोई खतरा नहीं आने देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि यह विवाद इसलिए है क्योंकि सीमा पर भारत ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की वजह से सेना तक साजो सामान पहुंचाने में आसानी हो गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है और आज भी कोई भी दबाव भारत को सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से रोक नहीं सकता। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि चीन को प्रधानमंत्री ने साफ साफ ये बता दिया है कि हमने जो काम शुरू किया है हमारे बॉर्डर के इलाकों पर, LAC के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जो सड़कें बनाई जा रही हैं, ये इनके निर्माण का काम रोकेगा नहीं। अब आपको यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं और सीमा पर भारत की तैयारियों को लेकर जो आत्मविश्वास उनके मन में आपको दिखाई दिया, उसकी वजह क्या हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह भी बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि चीन को डिप्लोमेटिक चैनल से, चीन को डिप्लोमेसी के जरिए ये बातें साफ साफ बता दी गई हैं और कह दिया गया है कि भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा LAC पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। तो अब आपने देख लिया कि पिछले 2 दिन में प्रधानमंत्री ने चीन पर यह दूसरा बड़ा बयान दिया है। आज का बयान बहुत बड़ा है और चीन को यह बात समझ जानी चाहिए कि भारत इस मामले को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है और इस तरह की जो पोस्चरिंग है, इस तरह का जो सख्त रवैया है, 1962 के बाद अब 2020 में पहली बार भारत ने चीन को लेकर इतनी खुलकर कोई बात कही है और इतना सख्त रवैया अपनाया है। और आगे और क्या कहा प्रधानमंत्री ने, वो भी हम आपको अभी सुनवाते हैं। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात 2 टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। तो प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण बयान आज शाम को आया है और सबसे पहले आपने अभी इसे जी न्यूज पर सुना है
और अब स्थिति स्पष्ट हो गई होगी पूरे देश के दिमाग में, पूरी दुनिया के दिमाग में। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पर भी प्रधानमंत्री के इस बयान का बहुत बड़ा असर होने वाला है। शायद चीन ने सपने में भी यह सोचा नहीं था कि इस बार भारत इस तरीके से प्रतिक्रिया देगा और इस बार भारत की प्रतिक्रिया इतनी सख्त होने वाली है। जैसा प्रधानमंत्री ने पहले भी अपने बयान में कहा कि इससे पहले चीन के सैनिक आते रहते थे, लेकिन तब हमारी जो विजिलेंस थी, हमारी इंटेलिजेंस थी, हमारा जो सुपरविजन था, वो ऐसा नहीं था कि हमें उनकी हर मूवमेंट के बारे में पता चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन इलाकों में सड़कें नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता था कि वहां पर क्या हो रहा है। अब हमें पता चल रहा है, हम जानते हैं, क्योंकि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ने आज ये भी कह दिया है कि चीन को 2 टूक शब्दों में ये बता दिया गया है। चीन को शायद इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं होगी, क्योंकि चीन को कभी किसी और देश ने इस तरह से कभी कहा नहीं होगा, चीन के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा। अमेरिका ने जरूर किया होगा, क्योंकि अमेरिका इस समय चीन के साथ उसके सामने खड़ा हुआ है। और अब भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में शायद चीन ये सोचता होगा कि जैसे हम 1962 से अब तक भारत को दबाते आए हैं, ऐसे ही भारत में आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इस बार चीन को एक बहुत बड़ा झटका अभी तक मिल चुका है और आने वाले दिनों में भी ये झटका चीन को मिलेगा। चीन ने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा। अब आप ये देखिए, हमने आपको कल भी ये खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, असल में चीन की बेचैनी का असली कारण यही है। आपने देखा होगा कि अब हमने वहां अपने पुल बना लिए हैं, अपनी सड़कें बना ली हैं, और भारतीय सेना जिस जगह पर यह संघर्ष हुआ है, पहले वहां पहुंचने में 8 घंटे लगते थे, अब सड़क बनाने के बाद वो 8 घंटे का जो सफर है अब 35 मिनट में पूरा हो जाता है। और यही बात चीन को अच्छी नहीं लग रही। यानी आप ये समझिए कि जो सड़कें हैं ये असल में भारत की उंगलियां हैं, भारत के पंजे हैं ये, और ये भारत के जो पंजे हैं ये चीन की गर्दन तक पहुंच गए थे। इसलिए चीन को इतनी परेशानी हो रही है और वो इसलिए इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो अपने शुरुआती फैसले जो उन्होंने लिए थे, उनमें से एक बहुत बड़ा फैसला बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ द्वारा बनाई जा रही उन सड़कों को तुरंत मंजूरी देने का था, जिनका निर्माण इसी एलएसी से 100 किलोमीटर के दायरे में किया जाना था। इस मंजूरी का असर यह हुआ कि सड़कों के निर्माण में बाधा बनने वाली जो अफसरशाही थी पहले, जो हमने अपने ही बहुत सारे कानून लगाकर रखे हुए थे, वो दूर हो गए और केंद्र सरकार से मंजूरी लेने जैसी लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं और जो फाइलबाजी होती थी वो खत्म हो गई और बीआरओ तेजी से सड़क निर्माण के काम में जुट गया। और अब इन महत्वपूर्ण सड़कों में से करीब 75% का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को और शक्तिशाली बनाया और बीआरओ के डायरेक्टर जनरल यानी डीजी को कई और अधिकार सौंप दिए और इसके साथ ही भारत चीन सीमा के करीब बनने वाली 66 सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। इन सारी कोशिशों का जो नतीजा हुआ है उसे आप आंकड़ों के जरिए समझिए और आंकड़ों से आपको समझ में आ जाएगा कि चीन इतना परेशान क्यों है। 2008 से 2017 के बीच भारत और चीन की सीमा के पास प्रति वर्ष करीब 230 किलोमीटर लंबी सड़कों की कटिंग और फॉर्मेटिंग का काम हुआ था। सिर्फ 230 किलोमीटर, जो 2017 से 2020 के बीच यानी सिर्फ 3 साल में बढ़कर 470 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गया। इसी तरह 2008 से 2017 के बीच सड़कों की सरफेसिंग करने की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो 2017 से 2020 के बीच बढ़कर 380 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई। पहाड़ी रास्तों पर सड़कों को जोड़ने के लिए सुरंगों की बहुत आवश्यकता होती है। 2008 से 2014 के बीच ऐसी सिर्फ एक सुरंग का निर्माण हुआ था। सोचिए, इतने वर्षों में एक सुरंग, जबकि 2014 से 2020 के दौरान 6 साल में 6 सुरंगें बना ली गईं और करीब 19 सुरंगों के निर्माण की योजना पर अभी काम चल रहा है। इसी तरह 2008 से 2014 के बीच यानी 6 सालों में 7,270 मीटर लंबे ब्रिज बने। 6 साल में 7,270 मीटर। और 2014 से 2020 के बीच यानी अगले 6 साल में 14,750 मीटर पुलों का निर्माण किया गया है। 2008 से 2014 के बीच 6 साल में सीमा पर
3,610 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हुआ, जबकि 2014 से 2020 के बीच इन 6 सालों में 4,764 किलोमीटर लंबी सड़कें बना ली गईं। इस भारी निर्माण के लिए अच्छे खासे बजट की जरूरत होती है और इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। 12 वर्षों में यह बजट 3,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,800 करोड़ रुपए हो गया। यानी भारत ने यह समझ लिया कि इन सड़कों का महत्व क्या है और इसके लिए पैसा चाहिए। चीन के मामले पर आज प्रधानमंत्री के साथ 3.5 घंटे तक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में जो बातें सामने निकल कर आई हैं, उससे देश को यह पता चल जाएगा कि इस संकट के वक्त कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन से नेता देश के साथ हैं और कौन देश के साथ नहीं है, किसे अब भी राजनीति करनी है। तो बड़ी बात हम आपको बताते हैं आज क्या क्या हुआ। पहली बड़ी बात यह है कि ज्यादातर सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने यह कहा है कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी कदम उठा रही है या आगे उठाएगी, उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है। और उन्होंने ये कहा है कि चीन के साथ हमें मिलकर एकजुटता के साथ चीन का मुकाबला करना चाहिए और यह समय राजनीति का नहीं है। ये सारे दलों की राय है, 2 दलों को छोड़कर। और वो 2 दल कौन से हैं जिनकी ये राय नहीं है? वो चीन को आप एक सी समझ लीजिए और उसके साथ चीन के समर्थन के 2 सी हमारे देश में भी हैं और वो 2 सी हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस और वामपंथी दल आज की बैठक में भी सरकार पर सवाल ही उठाते रहे। उनकी मंशा है कि सरकार को किसी भी तरह से घेर लिया जाए और ऐसे सवाल किए जाएं जिनका कम से कम इस वक्त तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उससे राजनीति करने में मदद मिलती है। जैसे आज कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बैठक में कहा कि सबसे पहले तो सरकार यह बताए कि चीन के सैनिकों ने कौन सी तारीख को घुसपैठ की थी। वो तिथि जानना चाहती थी। सरकार को घुसपैठ के बारे में कब पता चला, इसकी भी वो सही समय, कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर यह घुसपैठ हुई, फिर कितने बजकर कितने मिनट पर सरकार को पता चला, किस तारीख को घुसपैठ हुई, किस तारीख को सरकार को पता चला, ये सारी डिटेल्स उन्हें चाहिए थी। फिर उन्होंने पूछा क्या सरकार को सैटेलाइट तस्वीरें नहीं मिली, क्या कोई खुफिया जानकारी इसके बारे में सरकार को नहीं मिली? नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? ये सारी बातें सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक में की और ये कहा कि सर्वदलीय बैठक तो बहुत पहले ही बुला लेनी चाहिए थी और अब तक सरकार सबको अंधेरे में रख रही है। यानी सोनिया गांधी सरकार से बहुत नाराज हैं, जो कुछ भी हो रहा है उससे बड़ी नाराज हैं। वो जानना चाहती थी पहले ही दिन, वो चाहती थी कि सेना जिस समय इन चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी, जिस समय सरकार इस पूरे मामले को समझने में लगी हुई थी, वो सारी बातें छोड़कर सबसे पहले सरकार सोनिया गांधी को जानकारी देने उनके घर जाती। सोनिया गांधी को ये आदत है कि सबसे पहले जानकारी उन्हें ही मिले, क्योंकि जब वो यूपीए की अध्यक्ष थी तो प्रधानमंत्री उन्हें उनके घर जाकर सारी जानकारियां देते थे। सरकार अपना काम बाद में शुरू करती थी, उन्हें जानकारी देने पहले उनके घर जाती थी। वही आदत उनकी अभी तक चल रही है। तो सोनिया गांधी की जो समस्या है, कांग्रेस की जो समस्या है, वो ये है कि वो इसमें भी बड़ी नाराज है, बड़ी खफा है और वो हर चीज, वो उन चीजों का उनको तलाश, ऐसे पॉइंट्स को तलाश कर रही हैं जिनसे वो राजनीति कर सकें। उनका एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को कहां घेरना है। उनका एक ही मकसद है मोदी को कैसे दबाना है। जैसे चीन का एक ही मकसद है कि भारत की जमीन कैसे हड़प लेनी है, भारत को कैसे दबा देना है, ऐसे ही कांग्रेस का एक ही मकसद है कि मोदी को किसी तरीके से दबा दो और मोदी को किसी तरह से घेर लो और इनकी जो कमियां हैं, इनकी गलतियों पर कमेटी बैठाओ और इनकी एक एक गलती निकालो और ताकि हम अगले दिन देश को इसके बारे में बता सकें, ढिंडोरा पीट सकें और ये बता सकें कि देखिए चीनियों ने हमें घर में घुसकर मारा है। जो कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो ये है कि चीनियों ने हमें घर में घुसकर मारा है, हम कुछ नहीं कर पाए, हम कर सकते, हमारी सेना नाकामयाब रही, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकामयाब रही, हमारी सरकारें नाकामयाब रहीं और हम किसी काम के नहीं हैं। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब हम सरकार चलाते थे तब कभी ऐसा नहीं होता था और इसलिए इन्हें हटा दीजिए और हमें सरकार में बैठा दीजिए, हमें दोबारा से सत्ता में बैठा दीजिए और फिर हम सब ठीक कर देंगे। इसका पूरी मंशा जो है वो ये है और कैसे इन सारी बातों को चुनावों में काम ले सकें, चुनावों में इन्हें मुद्दा बना सकें। ये तो एक सी की बात हो गई। ये सी जो कांग्रेस है ये
चीन से परेशान नहीं है, दूसरे सी से, ये अपने देश में मोदी सरकार से दुखी है। इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी यानी वामपंथी दल, आज उन्होंने चीन की आलोचना करने से इनकार कर दिया। चीन की कोई आलोचना नहीं की, एक शब्द इनके मुंह से चीन के खिलाफ नहीं निकला, और चीन की आलोचना करने के बजाय वामपंथी जो पार्टियां थी, आज की बैठक सीपीआई के नेता डी राजा ने यह कह दिया कि भारत को अमेरिका अपने गुट में खींचने की कोशिश कर रहा है और इससे भारत को बचना चाहिए। यानी उन्होंने इस पूरे मामले में अमेरिका को ही दोषी ठहरा दिया। एक बहुत बड़ी पुरानी थ्योरी है, आपने भी सुना होगा, पुराने जमाने में पहले ये कहा जाता था हर भारत में हर जो बुरा काम हो जाए उसके लिए कहते थे इसमें विदेशी हाथ है। तो इन्होंने आज भी कह दिया इसमें विदेशी हाथ है। इसके बाद सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी चीन के साथ पंचशील सिद्धांतों पर जोर देने के लिए कह रहे थे। पंचशील मतलब हिंदी चीनी भाई भाई का सिद्धांत, जिसके नशे में जवाहरलाल नेहरू चूर थे और 1962 में चीन के लोग यहां घुस आए थे। वह के सिद्धांतों पर जोर दें, उनके साथ शांति बनाए रखें और उन्हें धीरे धीरे हर साल 100-200 किलोमीटर की जमीन हम ऐसे ही दान में देते रहें। यह चाहती है कम्युनिस्ट पार्टी। यानी जब चीन के खिलाफ देश में इतना गुस्सा है तो ये सारे नेता चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं कह रहे हैं। कोई अमेरिका को दोष दे रहा है और कोई यह कह रहा है कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है ये ही बेकार है। अब आप सोचिए ये दो पार्टियां क्या करेंगी। कांग्रेस और वामपंथी दलों की सोच साफ देख ली, लेकिन इन्हें छोड़कर, इन दो पार्टियों को छोड़कर बाकी तमाम विपक्ष के नेता डटकर सरकार के साथ खड़े रहे और सोनिया गांधी जैसे नेताओं को इन्होंने एक आईना भी दिखा दिया। जैसे सोनिया गांधी के ही एक और, उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की अहमियत समझा दी। राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा। शरद पवार ने यह कहा कि सैनिक निहत्थे रहेंगे या हथियार के साथ, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से तय हो। रक्षा मंत्री रह चुके हैं और इस नाते इन बातों को बहुत महत्वपूर्ण, अच्छी तरीके से समझते हैं। शरद पवार की तरह ही शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी खुलकर सरकार के साथ आज आ गए, ने मोदी का साथ दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चीन के सामने भारत मजबूर नहीं बल्कि मजबूत है। हम सब एक हैं और प्रधानमंत्री के साथ हैं। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि आंखें निकालकर हाथ में दे देना, यह हमारी सरकार की ताकत है। सोचिए कितना बड़ा बयान उद्धव ठाकरे ने दिया है। आंखें निकालकर हाथ में दे देना, यह हमारी ताकत है, यह उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और इस वक्त इसी भावना की जरूरत है। अब आप सोचिए, सहयोगी हैं, सोनिया गांधी के सहयोगी हैं, महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, लेकिन जब देश का मामला आया तो दोनों ने राजनीति नहीं की और देश हित की बात की। इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शब्दों में कहा कि भारत जीतेगा और चीन हारेगा। ममता बनर्जी ने यह महत्वपूर्ण बात कही कि हमें इस वक्त एक आवाज में बोलना, सोचना और काम करना चाहिए। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने भी सरकार का पूरा समर्थन किया और कहा नीति का नहीं है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी कहा कि चीन के सामानों पर 300% ड्यूटी लगा देनी चाहिए। यानी सोचिए, उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो मायावती की पार्टी हो, दोनों चीन के मामले में साथ हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से चीन बौखला गया है। जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चीन का जो सामान है वो देश के लिए बड़ी समस्या है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी कहा पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और उनकी तरफ देख रहा है। अब सोचिए, कांग्रेस और वामपंथी दलों को छोड़कर हर दल, फिर चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, सब ने एक स्वर में एक तरह से मिलकर यही कहा कि ये वक्त चीन से डटकर मुकाबला करने का है, राजनीति करने का वक्त नहीं है। अब तो देश के सामने कांग्रेस और कम्युनिस्टों का असली चेहरा सामने आ गया है। इसलिए आप याद कर लीजिए अब इस फॉर्मूले को। सबसे बड़ा जो, अगर आप सी देखें तो वो चीन है और हमारे पास, हमारे देश में उस सी को समर्थन देने वाले दो सी और हैं, वो हैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस। ये दल सिर्फ चीन के खिलाफ नहीं,
ये अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। चीन के खिलाफ इनके मुंह से कुछ में चीन में तो एक ही राय है, वहां पर कोई दुविधा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हमारे यहां मतभेद भी है, दुविधा भी है और राजनीति भी हो रही है, और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी को और कम्युनिस्ट पार्टियों को आज इतना बड़ा मौका मिला था कि वो देश को यह बता सकें कि कम से कम ऐसे मुसीबत की घड़ी में जब चीन जैसा विशाल और शक्तिशाली देश हमारे सामने खड़ा हो, पहली बार भारत ने इतनी हिम्मत की है, पहली बार भारत ने चीन को यह बताया है कि हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। इस समय भारत को एकता की जरूरत थी। इन दोनों पार्टियों के सामने बहुत बड़ा मौका था इस एकता को दिखाने का, लेकिन ये दोनों पार्टियां एक बार फिर से चूक गई और इन्होंने फिर से सस्ती राजनीति करने की कोशिश की है, और देश ने आज ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देख लिया। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की बात कर लीजिए या कम्युनिस्ट पार्टियों की बात कर लीजिए, ये अपने आप को कहती तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन सिमट कर इतनी छोटी हो गई हैं कि आज ये किसी क्षेत्रीय दल से भी छोटे लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये पार्टियां अभी तक ये समझ ही नहीं पाई कि देश की जनता की नब्ज क्या है, देश की जनता क्या चाहती है। और जब इस समय देश के सामने इतना बड़ा संकट है, चीन जैसा देश हमारे सामने खड़ा हुआ है, भारत पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, इस समय भी ये दोनों पार्टियां राजनीति करने से चूकी नहीं। ये दोनों देश की सबसे पुरानी पार्टियां हैं, आपको ये याद रखना चाहिए। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और उसके बाद जो दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, और ये दोनों पार्टियां आज भी उसी जमाने में जी रही हैं। इन्होंने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया, और कम्युनिस्ट पार्टी तो पहले से चीन की फैन रही हैं, चीन के समर्थन में हमेशा आगे आई हैं, और आज भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने चीन को ही एक तरीके से समर्थन दिया है और अपनी सरकार को नहीं दिया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हम आपको बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा, लेकिन आपको अपने देश के इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। वर्ष 1962 के युद्ध में सिर्फ सीमा पर दुश्मन नहीं थे, बल्कि हमारे घर के अंदर भी दुश्मन बैठे हुए थे। ये दुश्मन भारत के वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, जो देश के वामपंथियों को अपना, जो चीन के वामपंथियों को अपना भाई समझते थे, और भारत चीन युद्ध में चीन का समर्थन कर रहे थे, भारत का नहीं। जब 1962 का युद्ध शुरू हुआ था तो भारत के वामपंथियों के एक वर्ग ने यह कहते हुए चीन का समर्थन किया था कि यह युद्ध नहीं, बल्कि एक समाजवादी देश और एक पूंजीवादी देश के बीच का संघर्ष है। यह सब कुछ तब हो रहा था जब भारत के वामपंथी उस वक्त देश के मुख्य विपक्षी दल थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, मुख्य विपक्षी पार्टी थी, और उस वक्त सोचिए इन्होंने क्या किया। उस समय पूरा देश हमलावर चीन को वापस खदेड़ने की बात कर रहा था, लेकिन भारत के वामपंथी यानी भारत के कम्युनिस्ट ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि सीमा पर चीन ने हमला किया था। उनका मानना यह था कि उग्र रवैया भारत ने दिखाया है और हमलावर चीन नहीं बल्कि नहीं हुई। तो आप सोचिए, ये हमारी दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, सबसे पुरानी पार्टियां हैं। चीन की जो पूरी लॉयल्टी है वो अंग्रेजों के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की जो पूरी लॉयल्टी है वो अंग्रेजों, ये भारत के कम्युनिस्ट की है वो अंग्रेजों के कहने पर चलती रही, और जो वामपंथी पार्टियां थी वो उनकी जो पूरी लॉयल्टी की चीन के कम्युनिस्टों के प्रति ऐसी वफादारी थी जिसमें देश के साथ गद्दारी करने में भी कोई हिचक है, वो चीन के साथ रही। और इसीलिए जब 1962 का ये युद्ध हुआ और वामपंथी पार्टियों ने ये काम किया, उसके बाद वामपंथी पार्टी जो है सीपीआई वो टूट गई दो हिस्सों में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.